अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवेल कहानी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करेंगे ज़िंदगी तेरे नाम की आखिरी किस्त। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अर्ज़म अंदलीब को लिए हॉस्पिटल पहुंच चुका था, जहां अर्ज़म की बुलाई गई न्यूरोलॉजिस्ट और सर्जन्स की पूरी टीम पहले से ही पूरी तैयारी के साथ मौजूद थी। वो लोग अंदलीब की तमाम रिपोर्ट्स देखने के बाद और उसका केस अच्छी तरह से स्टडी करने के बाद इस फैसले पर पहुंचे थे कि अंदलीब की फौरी तौर पर सर्जरी कर दी जाए। मज़ीद देर करना ज़्यादा ख़तरे का बायस बन सकता है, मगर इस सर्जरी से पहले कुछ टेस्ट करवाने ज़रूरी थे जो काफ़ी मुश्किल थे, जिनके बारे में सुनते ही अंदलीब बुरी तरह खौफजदा हो चुकी थी, जिसमें सबसे ज़्यादा वो MRI टेस्ट से डर चुकी थी। अर्ज़म के इतना समझाने के बावजूद भी उसका डर ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मीर प्लीज़, मुझे नहीं करवाना ये अजीब व गरीब टेस्ट। ये क्या ड्रामा है? इन्हें कहें करनी है तो सिर्फ सर्जरी करें। मुझे नहीं जाना इस मशीन के अंदर। अगर मेरा सांस बंद हो गया तो इसमें। प्लीज़ मीर, तुम बोलो ना डॉक्टर्स को ये टेस्ट रहने दें। अंदलीब अर्ज़म को राज़ी करने के लिए और भी न जाने क्या क्या बोले जा रही थी। उसकी आंखों से छलकता बेपनाह खौफ वाज़ेह दिखाई दे रहा था। अर्ज़म उसे कितनी बार रिलैक्स करने की कोशिश कर चुका था, मगर अंदलीब उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। उसकी बस एक ही रट थी, मुझे किसी कीमत पर इस मशीन के अंदर नहीं जाना। अर्ज़म कुछ लम्हे बेड पर बैठकर मुसलसल बोलती अंदलीब की जानिब देखता रहा। उसे चुप ना होते देखकर अगले ही लम्हे अर्ज़म ने झुककर अंदलीब को लगातार चलते होठों पर नरमी से लब रखते उसे अपने तरीके से खामोश करवा दिया था। रिलैक्स माई लव, अर्ज़म धीरे लहजे में उसके कान में सरगोशी करते बोला। अंदलीब अर्ज़म के पीछे होते उसे अपनी बात भूलती शर्म हया से लाल चेहरे के साथ नाराज़गी का इजहार करती उसके पास से उठी थी, मगर अर्ज़म उसकी ये कोशिश भी नाकाम बनाते उसे वापस अपनी जानिब खींच लिया था। तुम्हें मुझ पर कितना ट्रस्ट है? अर्ज़म ने मोहब्बत से अंदलीब को अपनी बाहों में भरते पूछा था। अर्ज़म की नज़रें अंदलीब के सभी चेहरे पर फिसल रही थी, जो ब्लैक ड्रेस में मलबूस मुसलसल उसका जब्त आजमाई जा रही थी, खुद से भी कई गुना ज़्यादा। अंदलीब उसके हिसार में राहत महसूस करती उसकी जानिब देखती जज्ब के आलम में बोली, तो तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसी किसी बात के लिए राज़ी होऊंगा जो तुम्हारे लिए नुकसान या तकलीफ़ का बायस हो? मुझ पर भरोसा रखो मेरी जान, इससे तुम्हें ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होगी। अर्ज़म ने उसकी हैज़ल ग्रीन डरी सहमी आंखों में झांकते मोहब्बत भरे पर यकीन लहजे में कहा था। मीर, उसके अंदर मेरा दम तो नहीं घुटेगा, तुम मेरे पास रहोगे ना? अंदलीब एक पल भी अपनी नज़रें अर्ज़म की नज़रों से हटाना नहीं चाहती थी। अंदलीब की बात पर अर्ज़म ने मुस्कुराते इस बात पर सर हिलाया था। मैं वादा कर चुका हूँ, तुमसे कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, और एक सेकंड से भी तुम्हारे पास भी नहीं हटूंगा। अगर मुझ पर होता तो मैं इस मशीन में भी तुम्हारे साथ चला जाता। अर्ज़म की शरारती लहजे में क्या ही आखिरी बात अंदलीब के चेहरे पर भी मुस्कुराहट बिखेर गई थी। प्रॉमिस करो मीर, इस रूम में मेरे साथ मौजूद रहोगे। अंदलीब ने अपनी नाजुक हथेली अर्ज़म के सामने फैलाई थी, जिसे बहुत ही प्यार से थामे अर्ज़म ने उसे चूम लिया था। अर्ज़म खुद भी अंदर से बहुत ज़्यादा खौफज़दा था। अंदलीब से ज़्यादा उसके फ़िक्र में अर्ज़म की हालत ख़राब हो रही थी, मगर वो उसके सामने मजबूत बना हर तरह से उसे संभाले हुए था। खानज़ादा विला में हमेशा की तरह एक खूबसूरत सुबह का आगाज़ हुआ था, मगर वो हसीन खुशियों भरी सुबह परेशानी और फिक्रमंदी में उस वक्त बदली थी जब सब ने घर से रूहीन को गुमशुदा पाया था। एक उम्मीद के तहत अर्शमान को कॉल मिलाई गई थी कि शायद रूहीन अर्शमान के साथ हो, मगर अर्शमान अपनी आदमी की खबर पर पहले से ही क़यामत खेज़ खबर से आगाह हो चुका था। उसे अपने कल वाले शक बिल्कुल ठीक होता महसूस हुआ था। रूहीन को ही बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर चुकी थी। वो कल रात से उस्मान नज़ीर के खिलाफ एक ऐसे ऑपरेशन में मसरूफ़ था जिससे उसे उस्मान नज़ीर के खिलाफ बहुत अहम सबूत मिले थे, जिनके ज़रिए वो उसे आसानी से अब उसे कानून के दायरे में रहकर गिरफ्तार कर सकता था, उसके तमाम गुनाहों की सज़ा भी दिलवा सकता था। मगर उस्मान नज़ीर गिरफ्तार होने से पहले ही बहुत बड़ा गुनाह कर चुका था, जिसकी वजह से अब वो किसी सूरत अर्शमान के कहर से नहीं बच सकता था। अर्शमान को शक तो पहले से ही था, जिसकी वजह से रूहीन की मजीद सिक्योरिटी की खातिर अर्शमान ने उसे कल रात जो ब्रेसलेट बनाया था वो कोई आम ब्रेसलेट नहीं था, बल्कि उसमें एक चिप लगाई हुई थी जिससे अर्शमान आसानी से रूहीन तक पहुंच सकता था। मगर इस वक्त अर्शमान जिस कदर गुस्से में था, शायद उतना गुस्सा उस्मान नज़ीर पर भी नहीं था। रूहीन के नज़दीक उसकी इतनी अहमियत भी नहीं थी कि ज़रा सा एतबार भी नहीं था कि वो उससे ये बात शेयर कर सकती। अर्शमान ने रिज़र्व तबीयत के मालिक इंसान होने के बावजूद भी अपने मिजाज के ख़िलाफ़ जाकर रूहीन के बारहा अपने होने का एहसास दिलाया था। उसे हर मुश्किल घड़ी में साथ रहते खड़े रहने का यकीन दिलाया था, मगर रूहीन उसके प्यार और मोहब्बत को एक तरफ करती उसे बुरी तरह हर्ट करने के साथ साथ उसके सब घर वालों के सामने भी शर्मिंदा करके जा चुकी थी। अर्शमान घर वालों की कॉल आने से पहले ही रूहीन के घर से निकल जाने के बारे में बाखबर था। उस्मान नज़ीर के ख़ास आदमियों में से एक शख्स अर्शमान का मुखबिर था, जो उसे सारी बात बता चुका था कि किस तरह उस्मान नज़ीर ने रूहीन को ब्लैकमेल किया था और समरीन ने कैसे उस्मान नज़ीर के साथ देते रूहीन को खानज़ादा विला से निकाल कर उस तक पहुँचाया था। उस्मान नज़ीर ने यह काम इतना खुफिया अंदाज में किया था कि उसकी खबर उसके ख़ास आदमियों को भी नहीं हो पाई थी। अर्शमान के मुखबिर ने जैसे ही उस्मान नज़ीर के साथ उसके ठिकाने पर कदम रखा था, वहाँ रूहीन को देखकर और उस्मान नज़ीर के फ़ख्रिया अंदाज में बताई जाने वाली सारी सच्चाई जानकर उसने फ़ौरन अर्शमान को इतला दे दी थी। अर्शमान ये
जानलेवा खबर सुनते ही फौरन रूहीन की तरफ रवाना हो चुका था। बेइंतहा गुस्सा होने के बावजूद भी अरशमान को रूहीन की फिक्र में अपनी जान निकलती महसूस हो रही थी। वो फौरन से पहले खतरे में मौजूद अपनी ज़िंदगी के पास पहुंच जाना चाहता था। अंदलीब का MRI टेस्ट स्टार्ट किया जा चुका था। उसके घर वाले भी वहां पहुंच चुके थे। अर्ज़म अंदलीब से वादे के मुताबिक उसी रूम में अंदलीब के कुछ फासले पर मौजूद था। जैसे जैसे अंदलीब को अंदर लेके जाया जा रहा था, अर्ज़म को लग रहा था उसका दिल जैसे कोई जोर से अपनी मुट्ठी में लेकर मसल रहा हो। अंदलीब की आंखों से ओझल होते ही अर्ज़म ने दोनों हाथों की मुट्ठियां बीच ली थी। उसका दिल अंदलीब की सेहतयाबी के लिए दुआ गो तो वो जल्द अज जल्द अंदलीब को इस सारी तकलीफ से बाहर देखना चाहता था। वो वहाँ खड़े इस वक्त खुद को बहुत ही बेबस फील कर रहा था। अंदलीब को कुछ लम्हों के लिए ही सही मगर खुद से दूर जाता देखकर अर्ज़म की अंदलीब के लिए अपनी मोहब्बत की शिद्दतों में इजाफा होता महसूस हुआ था, जो उसे ये बात बावर करा रही थी कि इस लड़की के बगैर अब उसका एक पल भी गुजारा मुमकिन नहीं था। आखिरकार पूरे 30 मिनट के जानलेवा अज़ाब के बाद अंदलीब को वापस बाहर लाया गया था। MRI मशीन से बाहर निकलते ही अंदलीब ने सबसे पहले अर्ज़म का नाम पुकारा था, जिसे सुनते कुछ ही फासले पर खड़े अज़म हैदर ने बिना एक सेकंड की देर किए अंदलीब की आंखें खुलने से पहले ही उसका हाथ थाम लिया था। वहाँ खड़े डॉक्टर्स इस कपल की इतनी मोहब्बत पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके थे। अर्ज़म अंदलीब को बहुत ही नरमी से अपनी बाहों में उठाते उसके रूम की जानिब ले आया था। देखो कितनी जल्दी और आराम से ये टेस्ट हो गया, तो मैं से ही इतना डर रही थी। अब देखना इससे भी कहीं ज़्यादा अच्छे से तुम्हारी सर्जरी भी हो जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अर्ज़म अंदलीब को उसके प्राइवेट रूम में लाकर बेड पर लेटाते बोला। अंदलीब अर्ज़म की जानिब देखकर दिलकशी से मुस्कुराई थी। मीर थैंक यू सो मच। अंदलीब की बात पर अर्ज़म ने सवालिया नज़रों से उसे घूरते पूछा। मीर मैंने इस मशीन के अंदर जाते ही तुम्हारे बारे में सोचना शुरू कर दिया और मैं तुम्हारे ख्यालों में इस कदर खो गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि ये टाइम कैसे गुजर गया। अर्ज़म के होठों पर अंदलीब की बात सुनकर एक जानदार मुस्कुराहट बिखर गई थी। लव यू सो मच माई लव। अंदलीब की मासूमियत से कही बात अर्ज़म के दिल को छू गई थी, जिस पर अर्ज़म ने झुककर उसका माथा चूम लिया था। इसी लम्हे डोर नॉक हुआ था। अर्ज़म के यस बोलते ही रामीन के पिछले बाकी सब अंदर दाखिल हुए थे। खानज़दा विला से अभी तक कोई भी नहीं आया था। असद ने कॉल करके अर्ज़म को रूहीन की गुमशुदगी का बता दिया था। अर्ज़म ने अंदलीब की कितनी बार रूहीन के ना आने के बारे में पूछा भी था, मगर अर्ज़म ने उसे असल बात नहीं बताई थी। वो अंदलीब की सर्जरी से पहले किसी किस्म की कोई जहनी टेंशन नहीं देना चाहता था। भाई हमें भी थोड़ा सा टाइम दे दो हमारी भाभी के साथ स्पेंड करने का। तुमने तो बिल्कुल भी मेरी दोस्त पर अपना कब्जा जमा लिया है। रामीन अंदलीब के पास आते अर्ज़म को छेड़ते हुए बोली। उसकी बात पर अर्ज़म समेत वहाँ मौजूद सब अफराद के होठों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक सर्जरी से पहले अपनी बीवी को तुम जैसी खौफनाक चीज़ों से दूर रखना है। अर्ज़म के जवाब पर रामीन की अपनी हंसी निकल गई थी, मगर उसके बावजूद उसने अर्ज़म को मसनूई गुरूरी से ज़रूर नवाजा था। खालिद साहब कुछ फासले पर खड़े अपनी बेटी की जानिब देखते उसकी सेहतयाबी के लिए दुआ गोते। अर्ज़म और रामीन की बातों पर मुस्कुराते अंदलीब की नज़र खालिद साहब पर पड़ी थी और हमेशा की तरह आज भी उसके दिल में ये हसरत ही रही थी कि उसके डैड उसके पास आकर उसका माथा चूमकर उसे हौसला देंगे, सब कुछ ठीक हो जाने का यकीन दिलाएंगे। मगर हमेशा की तरह इस बार भी उनके दिल की बात नहीं समझ पाए थे। दूर रहो मुझसे खबरदार जो मेरे करीब आने की कोशिश की तो। रूहीन उस्मान नज़ीर को अपने करीब आता देखकर वार्निंग देते पीछे की जानिब हटी थी। हाँ मिसेस अरशमान खानज़ादा, इतनी हिम्मत है अगर तो रोक कर दिखाओ। उस्मान नज़ीर क्या क्या लगाते रूहीन की कलाई अपनी वहशियाना गिरफ्त में लेते उसे खींचते हुए कैमरे के पास ले गया था। बयान दे इस पे, जो कहा है मैंने तुझसे, बहुत देर से बर्दाश्त कर रहा हूँ तेरा ये नाटक। उस्मान नज़ीर ने जिस बुरी तरह से रूहीन की कलाई को दबोचा हुआ था उसे महसूस हुआ जैसे उसकी कलाई टूट चुकी है। वो मर के भी निकाह पर निकाह वाला इतना बड़ा गुनाह नहीं कर सकती थी। उसी लम्हे रूहीन के दिल ने शिद्दत से अरशमान को पुकारा था, जो उसका मिजाजी खुदा होने के साथ साथ हमेशा उसका मुहाफिज रहा था। नहीं बोलूंगी, मजीद कोई झूठ नहीं बोलूंगी। पहले भी जो बोला था वो सिर्फ और सिर्फ झूठ और बकवास था। रूहीन ने उसकी बात के जवाब में इतनी ही जोर से चीखते सामने पड़े कैमरे को लात रसीद करते दूर उछाल दिया था। रूहीन की इस हरकत पर उस्मान नज़ीर गुस्से से आग बबूला था। उससे पहले कि कोई घटिया हरकत करता बाहर से आती आवाज़ और दरवाज़ा खोलकर भाग कर आते आदमी को देखकर वो कुछ गड़बड़ होने के एहसास से उसकी जानिब मुतवज्जह हुआ था। सर SP अरशमान खानज़ादा ने भारी मिकदार में पुलिस नफरी के साथ यहाँ पर रेड कर दी है। बाहर मौजूद हमारे सारे आदमी मारे जा चुके हैं। वो लोग किसी भी लम्हे अंदर पहुंच सकते हैं। वो आदमी जिस तेज़ी से आया था अपनी बात ख़त्म करते उसी तेज़ी से वापस चला गया था। उसकी बात सुनते रूहीन के साथ साथ समरीन भी पुरसुकून हुई थी कि अगर अरशमान खानज़ादा यहाँ आ चुका था तो अब कोई उनका बाल भी पीका नहीं कर सकता। देख लो आ गया मेरा हीरो मुझे बचाने। अब तुम अपनी खैर मनाओ। औरतों के आगे तो अपनी मर्दानगी का जोम दिखाते बहुत अच्छा रहे थे, अब अगर हिम्मत है तो मुकाबला करके दिखाओ। रूहीन आंखों में नफरत लिए उस्मान नज़ीर को मुकरू चेहरे की जानब देखती जहरखंद लहजे में बोली थी, मुकाबला चाहे ना कर सकूँ उससे, मगर तुम लोगों को तो उसके हवाले बिल्कुल भी नहीं करूँगा। उस्मान नज़ीर ने अपने आदमियों को समरीन के भी पीछे ले दरवाजे की तरफ से बाहर ले जाने का इशारा करते रूहीन को काबू करना चाहा, मगर रूहीन एक जोरदार टांग उसके पेट पर रसीद करती अपनी कलाई उसके बाजू से छुड़वाती पीछे हटी थी। रूहीन की हरकत पर कहर बरसाती नजरों से उसकी जानिब देखते उसके भागने से पहले ही वो रूहीन के सर पर अपनी राइफल की पुष्ट मारते उसे बेहोश कर चुका था। रूहीन अपना दर्द से फटता सर पकड़ती जमीन बोस हुई थी। यही वो लम्हा था जब अरशमान ने वहाँ कदम रखा था और उस्मान नज़ीर की हरकत उसके इश्तियाल और गुस्से में मजीद इजाफा कर गई थी।
अर्शमान ने समरीन को लेकर पिछले गेट की जाने बढ़ते शख्स की दोनों टांगों पर फायर करके उसे वहीं रोक दिया था। कमीने इंसान, मैंने कहा था तुमसे मेरी बीवी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना, मगर लगता है तुम्हें अपनी कुछ दिनों की आज़ादी भी मंजूर नहीं थी। कानून तो तुम्हें सज़ा देगा ही, मगर इससे पहले जो इबरतनाक सज़ा मैं तुझे दूंगा वो आखिरी सांस तक नहीं भूलेगा तू। अर्शमान ने फरार होने की कोशिश करते उस्मान नजी को गिरेबान से दबोचते एक ज़ोरदार पंच उसके मुंह पर रसीद किया था, जो उसके जबड़ा हिलाने के साथ साथ उसके आगे के दांत भी हवा में उछालने का बायस बना था। और उसके बाद तो हकीकत में अर्शमान उस्मान नज़ीर पर कहर बनकर टूटा था, उसको बुरी तरह पीटते लहू लहान कर डाला था। जिस हाथ से उस्मान नज़ीर ने रूहीन पर वार किया था वो अब अर्शमान के तशद्दुद के बाद बेजान होता उसके वजूद के साथ लटक कर रह गया था। समरीन ने ज़मीन पर गिरी रूहीन के सर अपनी गोद में रखते उसे गाल थपथपाकर होश में लाने की कोशिश की थी। नदावत के एहसास से समरीन का सर बिल्कुल झुक चुका था, वो अर्शमान से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रही थी। अर्शमान अच्छी तरह अपने अंदर की भड़ास निकालने के बाद उसे अपने पीछे मौजूद एहलकारों के हवाले करता फिक्रमंदी से बेसुध पड़ी रूहीन की जानिब बढ़ा था। अल्लाह का शुक्र मनाओ कि तुम खानजादा खानदान की बेटी हो, वरना तुम्हारी इस हरकत के बाद मैं तुम्हारा जो हाल करता उसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। मेरी बीवी को नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश तुमने की उसकी माफ़ी तो तुम्हें किसी ज़रूरत में ही नहीं मिलेगी। और शमान रूहीन की बहुत ही एहतियात से समरीन की गिरफ्त से लेते उसको नफरत और हकारत अमेज़ नज़रों से देखता वहाँ से निकल गया। अंदलीब को आईसीयू में ले जाया जा चुका था। अर्जम दरवाजे के बाहर ही खड़ा बेचैनी से दरवाजे पर मौजूद छोटी सी खिड़की से नजरें गाड़े हुए था। डॉक्टर के मुताबिक वो ब्रर होल्ड रेंज सर्जरी के थ्रू अंदलीब के ब्लड क्लॉट ख़त्म करने वाले थे, जिसमें एवरेज टाइम 5 से 6 घंटे लग सकते थे। अर्जम काफ़ी देर वहाँ खड़ा रहने के बाद बिना किसी से कुछ बोले हॉस्पिटल से निकला था। उसका रुख मस्जिद की तरफ था। अर्जम अंदलीब और सब घर वालों को सामना बहुत मजबूत बना था। अपनी तकलीफ सबके सामने बहुत मुश्किल से दिल के अंदर ही छुपा रखी थी, मगर उसका जब्त उस वक्त टूटा जब सर्जरी से पहले उससे कुछ पेपर साइन करवाए गए थे, जिस पर लिखे गए अल्फाज पढ़ते अर्जम का अपना दिल फटता हुआ महसूस हुआ था। वहाँ सिर्फ लफ्ज़ों में लिखा गया था कि अंदलीब के पास सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम है। अगर सर्जरी के दौरान उसकी जान जाती है या उसके अलावा उसे कोई जहनी या जिस्मानी डिसेबिलिटी होती है तो उसके जिम्मेदार डॉक्टर्स और हॉस्पिटल की इंतजामिया नहीं होगी। पहले तो अंदलीब के हवाले से इतनी संगदिली से लिखे गए अल्फाज देखकर ही अर्जम डॉक्टर्स पर फट पड़ा था कि सर्जरी से पहले ही आप लोग ये बकवास कैसे लिख सकते हैं। मगर अर्जम की वहाँ मौजूद दोस्त जो उस टीम का हिस्सा थे कि समझाने पर जाकर कहीं अर्जम कुछ नॉर्मल हुआ था और दिल पर पत्थर रखते पेपर साइन कर दिए थे। अर्जम मस्जिद में आकर अंदलीब की सेहतयाबी के लिए अपने रब के आगे सजदे में गिरते रो पड़ा था। वो लड़की जिसके साथ उसकी कहानी नफरत से शुरू हुई थी, जिसे न जाने कितनी बार धुतकारता रहा था, जो उसकी मोहब्बत में बहुत वक्त तक तड़पती रही थी, आज जब मीर अर्जम हैदर उस लड़की की मोहब्बत में अपनी सारी अना अकड़ भूल चुका था, उसे याद था तो सिर्फ ये कि वो अंदलीब से बेइंतहा प्यार करता है। अंदलीब को खुद से दूर न जाने देने की खातिर वो मजबूत एहसाब का मालिक शख्स आज सिजदे में गिरा बच्चों की तरह रो दिया था। उसे किसी हाल में भी अपनी ज़िंदगी मीर की अंदलीब सही सलामत चाहिए थी। खानजादा विला में हर शख्स रूहीन और अर्शमान की सलामती के लिए दुआ गोता। सबकी नज़रें बेचैनी से फ़ोन पर टिकी हुई थी। शाइस्ता बेगम का तो दिल रोते हुए अपने बेटे के साथ साथ बहू की खैरियत के लिए भी अल्लाह के हजूर सिजदा ज़ेर था, जो उनके बेटे की खुशी और सुकून का बाइस थी। घर का हर फर्द अपनी अपनी जगह खामोश और बहुत ही सी सोचों में घिरा हुआ था, जिनमें सबसे बड़ा सवाल रूहीन के इस तरह घर से बाहर निकलना था। मगर हर सोच को पसे पस डालते सब लोग बस यही चाहते थे कि अर्शमान और रूहीन सही सलामत घर पहुँच जाए। फ़रहीन बेगम और साइम भी वहाँ ही मौजूद थे। वो सब रूहीन की परेशानी में समरीन की गैर मौजूदगी नोट ही नहीं कर पाते। फ़रहीन बेगम के एक दो बार पूछने पर अरीज ने समरीन के पढ़ाए गए सबक के मुताबिक झूठ बोल दिया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो ऊपर रूम में आराम कर रही है। इस झूठ की वजह से अब अरीज जोरी टेंशन का शिकार थी। वो कई बार उसका फ़ोन ट्राई कर चुकी थी, मगर उसका फ़ोन मुसलसल ऑफ जा रहा था। वो बारह को सबको अर्शमान और रूहीन भाभी दोनों बिल्कुल ठीक है और कुछ ही देर में घर पहुंचने वाले हैं। उबैद ने ड्राइंग रूम में दाखिल होता जैसे सबको ज़िंदगी की नवीद सुनाई दी थी। वहाँ मौजूद हर चेहरे पर रौनक बखेर दी थी। कुछ ही देर बाद अर्शमान रूहीन को बाहों में उठाए अंदर दाखिल होता। सब लोग एक पल के लिए रूहीन को बेहोश देखकर डर गए थे, मगर अर्शमान उन सबको तसल्ली देता अपने रूम की जाने बढ़ गया था। असल झटका तो सब घर वालों को अर्शमान के पीछे सर झुकाए अंदर दाखिल होती समरीन को देखकर लगा था। समरीन बेटा क्या हुआ तुम्हें? फ़रहीन बेगम अपनी बेटी के काबिल रहम हालत देखकर आगे बढ़ी थी। उन्होंने समरीन का हाथ थामना चाहा था, मगर वो सीधी उनके कदमों में जा गिरी थी। मम्मा मुझे माफ़ कर दे, मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत बड़ा गुनाह किया मैंने। अगर अर्शमान टाइम पर ना आते तो न जाने क्या हो जाता। मैं इतनी घटिया कैसे हो सकती हूँ? भला मुझे घिन आ रही है अपने आप से। एक लड़की होकर मैं दूसरी लड़की के साथ गलत कैसे कर सकती हूँ? समरीन फ़रहीन बेगम के कदमों में उठकर सलमान साहब के कदमों में गिरती फूट फूट कर रोती थी। बेटा ये क्या कह रही हैं आप? ऊपर उठे और मेरी तरफ देखकर बताएं मुझे क्या किया है आपने? सलमान साहब समरीन को कंधों से थाम कर अपने सामने खड़ा करते फिक्रमंदी से बोले। सब घर वाले समरीन की हालत पर हैरान परेशान खड़े थे। सलमान साहब के पूछने पर समरीन ने रोते हुए आंसुओं के दरमियान सारी सच्चाई सब घर वालों के आगे रख दी थी। उसकी सारी बात सुनते जहाँ सलमान साहब उसके कंधों से हाथ हटाते दूर हुए थे, वहीं
फरीन बेगम दुख, गुस्से और शर्मिंदगी के एहसास के तहत समरीन की जाने पड़ी थी और पैर दर पैर थप्पड़ों से उसका चेहरा लाल कर दिया था। बेशरम लड़की, तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई? ये सब करते थोड़ा सा ही ख्याल कर लेती अपने माँ बाप की इज्जत का। मुझे शर्म आ रही है कि तुम मेरी बेटी हो। मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत तो नहीं की थी कि तुम अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए इस हद तक गिर जाओगी। इतने कौन से जुल्म के पहाड़ टूट पड़े थे तुम पर कि तुम अपने सगे मामू का घर बर्बाद करने चली थी। तुमने जिसको मरवाना चाहा, जिसकी बीवी उसकी इज्जत को ख़राब करना चाहा, आज वही तुम्हारी इज्जत बचाकर तुम्हें यहाँ ले आया है। शर्म से डूब मरना चाहिए तुम्हें। फरीन बेगम का बस नहीं चल रहा था कि समरीन को अपने हाथों से गला दबाकर मार दे, जिसने उन्हें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा था। सब लोग बिना कुछ बोले समरीन पर तहरम आमेज नजर डालते आसमान के रूम की जाने बढ़ गए थे। रोहिन ने होश में आते कसमास आकर आंखें खोली थी। उसका सर बुरी तरह दुख रहा था। कुछ देर गायब दिमागी से इर्द गिर्द का जायजा लेते आहिस्ता आहिस्ता रोहिन के आवाज़ बेदार हुए थे। मुकम्मल तौर पर होश में आते ही रोहिन ने परेशानी के आलम में इर्द गिर्द का जायजा लिया था। खुद को सही सलामत बेड पर आयुष्मान के कमरे में ही लेटा पाकर रोहिन ने बेताब नज़रों से आयुष्मान को ढूंढना चाहा था, मगर वहाँ आयुष्मान के अलावा सब घर वाले मौजूद थे। आयुष्मान को वहाँ ना पाकर रोहिन की परेशानी में मजीद इजाफा हुआ था। उसे इतना तो याद था कि आयुष्मान वहाँ उसे बचाने के लिए आया था, तो अब कहाँ था आयुष्मान? वो ठीक भी था या कहीं उस उस्मान नज़ीर ने आयुष्मान को नुकसान तो नहीं पहुँचा दिया? सोच के आते ही रोहिन ने फ़ौरन अपनी जगह से उठना चाहा था, मगर दिमाग में उठने वाली दर्द की शदीद टीसों ने उसे ऐसा करने नहीं दिया था। बेटा आप लेटी रहो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। रोहिन ने अपनी जगह से उठने की कोशिश करते देखकर शाइस्ता बेगम और ज़ैनब फ़ौरन उसे करीब आई थी। आंटी आयुष्मान कहाँ है? वो ठीक है ना? प्लीज़ मुझे अभी उससे मिलना है, प्लीज़ उसको बुलवा दे। रोहिन आंखों में आंसू भरे मुलतजी लहजे बोली। जब कि उसकी बात पर शाइस्ता बेगम फ़ौरन नजरें चुरा गई थी। रोहिन बेटा आप आराम करो, आपको चोट लगी, आपको आराम की ज़रूरत है। आयुष्मान बिल्कुल ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ही आपकी जानिब से तसल्ली करके वो पुलिस स्टेशन गया है। शाइस्ता बेगम ने बजाय सलमान साहब नहायत ही नरमी से रोहिन को उसकी बात का जवाब देते वहाँ से निकल गए थे। रोहिन शाइस्ता बेगम की नज़रें चुराना महसूस कर चुकी थी, मगर बिना और कोई सवाल किए उसने तकिए के सहारे उठकर बैठते भीगी आंखों के साथ सबके आगे हाथ जोड़े थे। आंटी प्लीज़ आप सब लोग मुझे माफ़ कर दें, मैंने आप सबके जज्बात को ठेस पहुँचाई है। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, खुले दिल से कबूल किया और मैंने आप लोगों को बिना बताए इतना बड़ा कदम उठा लिया, मगर मैं मजबूर थी। मुझे बहुत ज़्यादा धमकियाँ दी गई थी कि अगर मैंने आयुष्मान या किसी को भी कुछ बताया तो वो आयुष्मान समेत उनकी पूरी फैमिली को नुकसान पहुँचाएंगे। मैं बहुत प्यार करती हूँ आयुष्मान से, आप सब से मैं अपनी जगह किसी को तकलीफ नहीं दे सकती थी, इसलिए मैंने इतना बड़ा कदम उठाया। प्लीज़ आप सब मुझे माफ़ कर दें। रोहिन उन सबके सामने हाथ जोड़ते रोते हुए हिचकियों के दरमियान बोलती, सबके दिलों में मौजूद मामूली सी बदगुमानी भी दूर कर गई थी। शाइस्ता बेगम ने उसका हाथ थामते सबने सीने से लगा लिया था। आलिया बेगम भी उसका कंधा सहलाते पास आ खड़ी हुई थी। बेटा हम सब समझ रहे हैं कि तुम उस वक्त कैसी सिचुएशन का शिकार थी, हम में से कोई भी तुमसे नाराज़ नहीं है, मगर मैं माँ होने की हैसियत से तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि आगे चाहे ज़िंदगी में कैसा भी मोड़ आए, मुश्किल से मुश्किल घड़ी क्यों ना हो, अपने शौहर से कभी कुछ मत छुपाना, उसे कभी बेएतबार मत करना। तुम आज के वाक़े के बाद इतना तो जान गई होगी कि आयुष्मान से इतनी बड़ी बात छुपाना तुम्हें कितने बड़े खतरे से दो चार कर सकता था। मुझे उम्मीद है इस वाक़े से सबक सीखते तुम आगे ऐसी कोई गलती नहीं दोहराओगी। आयुष्मान तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम पर भरोसा करता है, मगर उससे इतनी बड़ी बात छुपाकर बगैर बताए इतना बड़ा कदम उठाकर तुमने उसको बहुत ठेस पहुंचाई है। शाइस्ता बेगम की बात पर रूही ने सर उठाकर उनकी जानिब देखा था। रूही आयुष्मान को यहाँ मौजूद ना पाकर ही उसकी नाराज़गी समझ गई थी, मगर शाइस्ता बेगम की बातें उसे मजीद नदामत की जानिब धकेल गई थी। वो तो आयुष्मान पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा करती थी, लेकिन शायद उसने अपनी इस हरकत से आयुष्मान को उसके घर वालों के सामने बहुत शर्मिंदा और हर्ट कर दिया था। रूहीन को तो इस वक्त भी आयुष्मान की अपनी फराग दिली पर हैरत हो रही थी। कोई शख्स इतना अच्छा कैसे हो सकता है? रूहीन की इतनी गलत हरकत के बावजूद भी उसे इतनी ही इज्जत और एहतराम के साथ अपने घर ले आया था। रूहीन को तो लग रहा था वो इस हरकत के बाद शायद अब कभी रूहीन की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेगा। वो हमेशा के लिए खुद से दूर कर देगा, मगर खुद को आयुष्मान के कमरे में पाकर उसके दिमाग से बहुत सारे खदशे निकल चुके थे कि आयुष्मान मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, बहुत गुस्से में होंगे ना। वो शाइस्ता बेगम उसके प्यार करती, मजीद कुछ बातें करके उसके आराम करने का कहती आलिया बेगम के साथ बाहर निकल गई थी। अब रूहीन के पास सिर्फ आयुष्मान की कज़न्स रह गई थी, इसलिए रूहीन ने कब से होठों पर उमड़ आती बात आखिरकार पूछ ली थी। बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, इतने गुस्से में हमने उन्हें पहले कभी नहीं देखा, मगर गुस्से में होने के बावजूद आपकी बेहोशी से परेशान था। लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने बताया कि आप बिल्कुल ठीक है और आपको कुछ ही देर में होश आ जाएगा, वो किसी काम का कहते फ़ौरन घर से निकल गए थे। आयुष्मान भाई बिला वजह नाराज़ नहीं होते, लेकिन अगर हो जाए तो उनको मनाना बहुत मुश्किल है। लारिब रूहीन की तफसील से जवाब देती बोली और साथ ही रूहीन की परेशानी में मज़ीद इजाफा कर गई। लारिब भाभी पहले ही परेशान है और तुम उन्हें मजीद डरा रही हो। भाभी आयुष्मान भाई आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आप फिक्र मत करें, ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रहेंगे आपसे, आरजू ने लारिब को टोकते हुए कहा। अर्ज़म भागते कदमों से मस्जिद से निकलकर गाड़ी में बैठते हॉस्पिटल की जाने पड़ा था। अंजलि की सर्जरी हो चुकी थी, मगर डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक अंजलि को होश नहीं आ जाता वो जो लोग कुछ नहीं कह सकते। अगले 14 घंटे अंजलि के लिए बहुत क्रिटिकल थे। खतरे से बाहर अंजलि तभी होती अगर इस दौरान उसको होश आ जाता और वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर नॉर्मल होती। खानजादा विला से भी सब लोग वहाँ पहुँच चुके थे। अर्ज़म और अर्शमा ने एक साथ
साथ वहाँ दाखिल हुए थे। अर्ज़म के चेहरे पर उसकी परेशानी और तकलीफ नजर आ रही थी। वो किसी से भी बिना कोई बात के डॉक्टर की जानिब बढ़ा था। रामीन के साथ खड़ी रूहीन पहले ही अंदलीब की वजह से रो रो कर हलकान हो चुकी थी और अब अरशमान की बेरुखी देखकर उसे मजीद रोना आ गया था, जिसके रोने रूहीन को ऐसे नज़रअंदाज किया जैसे वो वहाँ मौजूद ही न हो। रूहीन की नज़रें मुसलसल अरशमान पर टिकी हुई थी, जो हैदर साहब के पास खड़ा फुल यूनिफॉर्म में मलबूस रूहीन को काफ़ी थका थका और खफा खफा सा लगा था। मगर ये ख्याल कि वो दुश्मन एजाज सिर्फ उसका है रूहीन के दिल तक पुरसुकून कर गया था। अर्ज़म डॉक्टर से पूछकर अंदलीब के रूम में दाखिल हुआ था। सर्जरी के बाद अंदलीब के रूम में शिफ्ट कर दिया गया था, जहाँ वो मशीनों में जकड़ी इस वक्त अपने मीर से बिल्कुल गाफिल थी। अर्ज़म ने अंदलीब के पास बैठते उसके बेजान पड़े नाजुक सर्द हाथों को अपनी गिरफ्त में लेते हुए उस पर अपने होंठ टिका दिए थे। अंदलीब के पूरे सर पर पट्टी बंधी थी। अर्ज़म एकटक आंसू आंखें मूंदे लेटी अंदलीब की जानिब देख रहा था। मैंने तुम्हें बहुत तड़पाया था ना, अपनी मोहब्बत में बदला ले रही हूँ ना, मुझसे इस बात का जाने में और संगने तो मैं था। तुम तो हमेशा मेरे हवाले से बहुत नरम दिल रही हो, फिर क्यों अब तड़पा रही हो अपने मीर को इतना? नहीं हूँ मैं तुम्हारी तरह इतना साबिर, नहीं हो रहा मुझसे सब बर्दाश्त। अर्ज़म को अंदलीब की तर्ज दलील किया एक एक लम्हा याद आता उसकी तकलीफ में मजीद इजाफा कर रहा था। अर्ज़म को अंदलीब के पास वैसे ही बैठे 8 घंटों से ऊपर हो चुके थे। इस दौरान रूहीन समेत बाकी सब भी बारी बारी अंदलीब को देखकर जा चुके थे। अंदलीब को होश में ना आता देखकर खालिद साहब की अपनी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, मगर अर्ज़म को पूरी उम्मीद थी कि उसने अंदलीब को जल्दी होश आ जाएगा और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उससे इस कामिल यकीन और सबकी दुआओं की वजह से ठीक 10 घंटे बाद अंदलीब को होश आ गया था। अंदलीब को होश में आता देखकर अर्ज़म अपने परवरदिगार का शुक्र बजा लाया था, जिसने आज उसे अपनी रहमत से खाली हाथ नहीं लौटाया था। डॉक्टर्स अंदलीब का चेकअप करके जा चुके थे। उनके मुताबिक अब वो खतरे से तो बाहर थी, लेकिन अभी दवाइयों के असर की वजह से वो पूरी तरह हवासों में नहीं लौटी थी। उसके मुकम्मल तौर पर होश के आने के बाद ही पता चलना था कि वो जहनी और जिस्मानी तौर पर ठीक है। कहीं इस सर्जरी के कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं पड़े। सब लोग इस वक्त बहुत खुश थे। डॉक्टर्स ने उन सबको रूम में जाने की इजाज़त दे दी थी, मगर वहाँ किसी को बोलने की इजाज़त नहीं थी। मगर एहतियात के तहत इस वक्त अंदलीब के पास सिर्फ अर्ज़म, रूहीन, रामीन मौजूद थे। मोहब्बत भरी नज़रों से अंदलीब को देखते रूहीन की नज़र उसका हाथ थाम कर बिल्कुल उसके पास बैठे अर्ज़म पर पड़ी थी। रूहीन को इतना तो पता चला था कि अर्ज़म अंदलीब को चाहने लगा, मगर ये नहीं पता था कि इस हद तक दीवानों की तरह मोहब्बत करता है वो अंदलीब से। रामीन ने उसे बताया था कि पिछले 18 घंटों से अर्ज़म बिना खाए पिए अंदलीब की फिक्र में अपना होश बिल्कुल बुलाया हुआ था। अर्ज़म को अपनी दोस्त के लिए इतनी मोहब्बत देखकर रूहीन बहुत खुश थी। उसका दिल मुसलसल यही दुआ कर रहा था कि अंदलीब होश में आकर बिल्टू ठीक हो और अब उसकी प्यारी दोस्त भी सारी आजमाइशें पीछे छोड़कर एक पुरसुकून और मोहब्बत भरी ज़िंदगी गुजार सके, जिसके लिए वो सारी ज़िंदगी तरसती रही थी, जिस पर उसका हक है। अंदलीब ने काफ़ी देर अपने मीर को तड़पाने के बाद आखिरकार मुकम्मल होश में आते आंखें खोल दी थी। अर्ज़म की बेताब नज़रें अंदलीब पर जमी हुई थी। डॉक्टर्स के मुताबिक अंदलीब की बिनाई बिल्कुल ख़त्म हो सकती थी या वो दिमागी तौर पर मफलूज हो सकती थी। अंदलीब को होश में आते बिल्कुल चिट लेट कर छत की जानिब देखता पाकर अर्ज़म का दिल सुकड़ा था। मीर मैं जिंदा हूँ। अंदलीब खुशी और बेयकीनी के मिले जुले तासरात समेत चेहरा मोड़कर अपने वादे के मुताबिक अर्ज़म को बिल्कुल अपने हवास पास मौजूद देखकर मुस्कुराई थी। अंदलीब तुम ठीक हो? तुम्हें सब कुछ ठीक से दिखाई दे रहा है? तुम ठीक हो ना? अर्ज़म उठकर अंदलीब के पास बेड पर बैठता उसका चेहरा अपने दोनों हाथों के प्याले में लिए बेताबी से बोला था, जिसके जवाब में अंदलीब ने इस बात में जवाब सुनते अर्ज़म की सारी टेंशन और परेशानी ख़त्म हो गई थी और ख़ुद को एकदम पुरसुकून महसूस करने लगा था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मीर, अब हम हमेशा साथ रहेंगे मीर। मुझे यकीन नहीं आ रहा ये सब सच हो सकता है। मुझे तो ये सब कोई हसीन ख्वाब लग रहा है। अंदलीब खुद अपनी बिल्कुल ठीक होने पर अर्ज़म के अपने पास देखकर बेइंतहा खुश थी। रूहीन अरशमान की तलाश में अंदलीब के रूम से बाहर निकल आई थी, क्योंकि अंदर मौजूद सब मौजूद थे सिवाय अरशमान के। 10 मिनट के लिए वो अंदर आया था और अंदलीब से हाल अहवाल पूछकर वापस बाहर निकल गया था। रूहीन का दिल अपने रूठे पिया को देखकर बहुत बोझल हो रहा था। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था कि अरशमान रूहीन के सामने मौजूद हो और उस पर एक नज़र डालना भी गवारा न करे। ये बात रूहीन की आंखें बार बार नम कर रही थी, लेकिन वो जानती थी कि उसने बहुत बड़ी गलती की और अरशमान की दी गई ये सज़ा तो बहुत छोटी थी। रूहीन अरशमान की तलाश में आगे बढ़ी थी जब उसे दाईं तरफ से अरशमान फ़ोन कान से लगाए बाहर की जानिब जाता नजर आया था। रूहीन तेज़ कदमों से चलते अरशमान के पीछे बढ़ी थी। अरशमान फ़ोन बंद करता अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस करता पड़ रहा था, मगर अपने पीछे मौजूद रूहीन पर एक नज़र डालकर अरशमान उसे नज़रअंदाज करता हॉस्पिटल की बिल्डिंग से बाहर पार्किंग की जानिब आ गया था। प्लीज़ अरशमान, एक बार मेरी बात तो सुने। रूहीन तेज़ तेज़ चलकर अरशमान के बिल्कुल सामने आती फूली सांसों के साथ बोली, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, हटो मेरे रास्ते से। अरशमान ने रूहीन के बाजू से पकड़कर साइड पर कर दिया था। अरशमान के चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती देखकर रूहीन खौफजदा हुई थी। हमेशा अरशमान ने उसके साथ नरम रवैया ही रखा था, इसलिए वो अरशमान के इस रूप से नावाकिफ़ थी। अरशमान, मेरी बात तो सुने प्लीज़, मैंने जानबूझकर नहीं किया ये सब, मुझे उन्होंने ब्लैकमेल किया था, मैं मजबूर थी उस टाइम। रूहीन एक बार फिर अरशमान के सामने आते बेचारगी से बोली, इतनी मजबूर थी तुम के समझ लिया तुम्हारा शौहर इंतहा का कमज़ोर और बुज़दिल इंसान है कि कोई भी आया उसे नुकसान पहुँचा कर चला जाएगा। कल को अगर कोई इसी तरह आकर तुम्हें धमकी देगा तब भी तुम ऐसी ही चोरी छुपे घर से निकलकर खुद को उसके किसी के भी हवाले कर दोगी। तुम्हें मेरे जोरे बाजू पर ज़रा भी यकीन नहीं था। अरशमान रूहीन की बात के जवाब में गुस्से से फट चुका था। किसी के कहने पर तुम ये सब कैसे बोल सकती हो? अरशमान ने अपने मोबाइल में मौजूद रूहीन की रिकॉर्डिंग करवाई गई वीडियो उसके सामने करते कहा, जो अरशमान को उस्मान नज़ीर की गिरफ्तारी करते वक्त मिली थी।
वीडियो में बोले जाने वाले अपने ही अल्फाज पर रूही ने सर झुका लिया था। मैं भी कितने खुशफहमी में जी रहा था ना कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, मुझ पर एतबार और भरोसा है तुम्हें, मगर अच्छा हुआ तुम्हारी कल वाली हरकत ने सब कुछ क्लियर कर दी। अर्शमान रूहीन पर एक बेतासुर नजर डालता साइड से होता अपनी गाड़ी की जाने बढ़ गया था। अर्शमान के अल्फाज पर रूहीन कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रही थी। उसने गलती ही शायद इतनी बड़ी की थी कि उसकी सज़ा तो बनती थी। रूहीन के अर्शमान इस वक्त खुद से कुछ तो दूरी पर महसूस होता जिससे बनाना उसे दुनिया का मुश्किल तरीन काम लग रहा था। वो आंखों में नमी लिए वहाँ से हट गई थी। अंजलीब ने अगले ही दिन अच्छा खासा शोर डाल दिया था कि उसे हॉस्पिटल में नहीं बल्कि घर में जाना है। उस पर अर्ज़म ने उसकी ज़िद के आगे हार मानते डॉक्टर से बात की थी, जिनका कहना था कि इस सर्जरी के बाद अंजलीब की रिकवरी काफ़ी जल्दी होनी थी, मगर एक हफ्ता अंजलीब को मुकम्मल बेड रेस्ट की ज़रूरत थी। ज़रा सी भी बेहतियाती भारी पड़ सकती है। बहुत सारी हिदायत के साथ डॉक्टर्स ने अंजलीब को डिस्चार्ज करने की इजाज़त दे दी थी। अंजलीब अर्ज़म का ये बहुत बद भरा रूप देखकर खुशी से पागल हो रही थी, जो उसे बिल्कुल किसी कांची गुड़िया की तरह ट्रीट कर रहा था। मेरी बेटी हमेशा खुश और सलामत रहे, दुनिया की हर खुशी नसीब हो तुम्हें खालिद साहब तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी कल से अंजलीब के पास हॉस्पिटल में ही मौजूद थे। इस वक्त भी वो अर्ज़म को अंजलीब के घर ले जाता देखकर वापस अपने घर जाने के लिए राज़ी हुए थे। अंजलीब कल से ये बात नोट कर रही थी कि वो फुल टाइम उसके पास मौजूद है, उसके सामने नहीं आ रहे। शायद इसी की वजह यही थी कि अंजलीब उन्हें देखकर ज़रा सी भी किसी बात की टेंशन न लेकर अपनी तबीयत ना ख़राब कर दे। अंजलीब की पेशानी चूमकर खालिद साहब उसे दुआ देते पलटे थे। अंजलीब उसकी जर्द बीमार चेहरा आराम से नोट कर सकती थी। अंजलीब को खुद पर गुस्सा आने लगा था। जैसे भी था वो भी उस सलूक के इसके साथ रवा रखा हुआ था, मगर थे तो उसके डैडी ना, जिनके साथ उसकी बेरुखी और लाताल्लुकी देखना अंजलीब को बहुत गलत था। पर जब ऊपर वाले ने उनकी ज़िंदगी तमाम मुश्किलात और आजमाइशें ख़त्म कर दी थी, जो अर्ज़म की शक्ल में दुनिया की सबसे बड़ी नेमत से नवाजा था, तो वो क्यों पीछे बुग़्ज़ और नफ़रतें दिल में रखते। वो अब अपनी आगे की ज़िंदगी बहुत पुरसुकून होकर जीना चाहती थी, जहाँ नफ़रतों का नामो निशान न हो। इसलिए आज उसने पिछली सारी बातों को भुलाकर खुले दिल से खालिद साहब और आबिया बेगम को माफ़ कर देता। डैड कुछ देर बैठकर अपनी बेटी से बात नहीं करेंगे। अंजलीब ने उनका हाथ थामकर रोकते अपने पास बिठा लिया था और आबिया बेगम को भी बाहर से अपने पास बुलवा लिया था। अर्ज़म, जो अंजलीब को डिस्चार्ज की कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने गया था, वापस आते ही अंदर का खूबसूरत मंजर देखकर वो दिल से मुस्कुराया था। अंजलीब खालिद साहब और आबिया बेगम के पास बैठी कोई बात करते मुस्कुरा रही थी। अर्ज़म फ़खरी अंदाज में अपनी मोहब्बत की जानिब देखे बिना उन लोगों को डिस्टर्ब किए दबे कदम रूम में से निकल गया था। हॉस्पिटल में उस दिन मुलाकात के बाद अर्शमान से रूहीन का एक बार फिर सामना नहीं हुआ था। रूहीन 3 दिनों से अर्शमान का इंतजार कर रही थी, मगर आज तीसरा दिन भी आधे से ज़्यादा गुजर चुका था। उसके आने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे। रूहीन के चेहरे पर उसकी फिक्र और उदासी सब घर वाले साफ दिखाई दे रही थी। भाभी जान, इस तरह उदास रहने से कुछ नहीं होगा, अर्शमान भाई को मनाने की कोशिश तो करें ना। रूहीन परेशानी के आलम में लॉन में टहल रही थी जब जैनब, लारेब और आरजू उसके पास आती बोली, कोशिश की थी मैंने उस दिन, मगर वो बहुत सख्त नाराज़ है। अर्शमान को उस दिन वाला रवैया याद करते ही रूहीन की आंखों में आंसू निकल आए थे। ओह माई क्यूट भाभी, आप इतना परेशान मत हो। अर्शमान भाई, आप जैसी इतनी प्यारी बीवी से ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकते। जैनब भाभी, आप तो वैसे ही इतनी एक्सपर्ट हैं, कभी उबैद भाई को ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रहने देती हैं। आप भी ये बता दें भाभी को अच्छे अच्छे आइडियाज़ आरजू रूहीन को दिलासा देती जैनब से मुखातिब हुई थी। अर्शमान की हर छोटी से छोटी बात का ख्याल रखे, उसके कहने से पहले ही उसका हर काम कर दे, अच्छे से तैयार होकर उसके सामने जाए, बहुत सारा प्यार जताए। लिख कर देती हूँ अर्शमान, तो क्या कोई पत्थर से पत्थर दिल इंसान भी पिघल सकता है। अर्शमान तो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, ज़्यादा देर अपना गुस्सा और नाराज़गी बरकरार नहीं रख पाएगा। जैनब ने मुस्कुराते उसे मशवरे से नवाजा था, मगर वो तो घर आ ही नहीं रहे और वो कैसे करूँगी। रूहीन को मासूम से जवाब पर वो तीनों मुस्कुराती थी, जो अर्शमान को मिलाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। इतने में ही गेट पर अर्शमान की गाड़ी का हॉर्न बजा था और कुछ ही सेकंड में उसकी गाड़ी पोर्च में आकर रुकी थी। अर्शमान को देखकर रूहीन के अंदर खुशी की लहर दौड़ने के साथ साथ उसका दिल भी बुरी तरह धड़क गया था। देखो, इधर तुमने अपने पिया को याद किया, उधर वो पहुंच गए, अब जाओ और मना लो अपने रूठे महबूब को। अर्शमान अंदर जा चुका था जब अर्शमान को दूर से ही देखकर डर और घबराहट के मारे रूहीन की हथेलियां भीग चुकी थी। जैनब ने चंद मजीद हिदायत करने के बाद रूहीन को अपने रूप की जानिब जाने का इशारा कहता है, मुझे उनसे बहुत डर लग रहा है। अर्शमान के गुस्से से तने नकुश देखकर रूहीन की घबराहट मजीद बढ़ गई थी। रूहीन की बात पर उन दिनों ने अपना माथा पीट लिया था। जो पहले ना आने पर परेशान हो रही थी, उसके सामने जाने से डर रही थी। रूहीन को कन्फ्यूजन का शिकार देखकर वो लोग खुद ही जाकर बेडरूम तक छोड़ आई थी। रूहीन ने कांपती टांगों से कमरे में कदम रखा था। अर्शमान ड्रेसिंग टेबल के सामने फ़ोन पर बात करने के साथ साथ अपने कफलिंग्स खोलने में बिजी था, जिस पर फ़ोन पर बात करने की वजह से उसे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। रूहीन अपनी ढेर सारी हिम्मत इकट्ठी करती अर्शमान की जाने पड़ी थी। अर्शमान उसके करीब आने पर भी उसकी जाने मुतवज्जो नहीं होता। रूहीन ने जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, अर्शमान ने फौरन झटका रुख मोड़ गया था। अर्शमान के इतने रूड अंदाज पर रूहीन की आंखों से आंसू टूटकर गाल पर फिसल गए, मगर फिर भी हिम्मत न हारते रूहीन वार्डरोब की
जाने बढ़ी थी और अपनी पसंद से आयुष्मान के लिए एक ड्रेस सेलेक्ट करके बेड पर रख दिया था। आयुष्मान फ़ोन बंद करता, रूहीन से निकाले गए ड्रेस को साफ नज़रअंदाज करता, वार्डरोब से अपना दूसरा ड्रेस निकालता, वॉशरूम की जाने बढ़ गया था। ये सब यही ख़त्म नहीं होता, बल्कि उसके बाद भी पूरा दिन ऐसे ही चलता रहा था। रूहीन आयुष्मान का जो काम भी करती उसे साफ इग्नोर करता या झटकते आगे बढ़ जाता। रूहीन को समझ नहीं आ रहा था वो ऐसा क्या करे जो आयुष्मान उसे माफ़ कर दे, क्योंकि ना वो उससे बात करने को तैयार था, ना उसके हाथ से कोई काम करवा रहा था, ऊपर से उसकी जानिब देखने से भी साफ गुरेजा था। रूहीन को किसी की भी मनाने की आदत नहीं रही थी। इसकी लाइफ में हमेशा से उसके बाबा और अंधलीप तक ही महदूद रही थी, जो दोनों ही कभी उससे नाराज़ नहीं हुए थे। हमेशा वही उन दोनों से नाराज़ होकर अपने नखरे उठवाती थी, इसलिए उसे ये सब मनाना टाइप का ऐसा कोई तजर्बा नहीं था। आयुष्मान के मुसलसल इग्नोर करने में अब रूहीन भी दिल ही दिल में उससे नाराज़ हो चुकी थी। वो जानती थी कि उसकी गलती है, मगर जिस तरह आयुष्मान उसकी जानिब एक गलत निगाह भी नहीं डाल रहा था, ये बात रूहीन के लिए ज़्यादा तकलीफ का बायस थी। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि आयुष्मान खानदादा का ध्यान उसकी जानिब ना होकर भी उस पर था। वो बस उसे उसकी संगीन गलती का एहसास दिलाने के लिए ये सब कर रहा था, वरना रूहीन से दूर रहना उसके लिए मुमकिन नहीं था। डिनर के बाद सब लोग ड्राइंग रूम में मौजूद खुशगपियों के दौरान चाय से लुत्फानंदोज हो रहे थे। रूहीन नोट करी थी आयुष्मान सबसे हंस कर बात कर रहा है, उसकी जानिब नहीं देख रहा। ये बात रूहीन जैसी हसास लड़की को अच्छा खासा हर्ट करी थी। वो पूरी दुनिया की इग्नोरेंस बर्दाश्त कर सकती थी सिवाय इस शख्स के, क्योंकि उसके लिए आयुष्मान ही उसकी पूरी दुनिया था। रूहीन मजीद ये सब बर्दाश्त न करते वहाँ से उड़ गई थी। ड्राइंग रूम से निकलते आयुष्मान की नज़रों ने दूर तक रूहीन का पीछा किया था। बस बहुत हो गया, मजीद मेरी बेटी को सताने की ज़रूरत नहीं। उसे अच्छी तरह से अपनी गलती का एहसास हो चुका है। तुम्हारी चंद दिनों की नाराज़गी से देखो कितना सा मुँह निकल आया उसका। शाइस्ता बेगम आयुष्मान को उसके रवैये पर सरजनिश करती बोली, जिस पर आयुष्मान सिर्फ मुस्कुरा दिया था। और कुछ देर मजीद वहाँ बैठने के बाद वो भी अपने कमरे की जाने बढ़ गया था, मगर कमरा उसे बिल्कुल खाली मिला था। रूहीन कहीं मौजूद नहीं थी। आयुष्मान कुछ देर खामोशी उसका वेट करने लगा। जब मजीद 1 घंटा गुजर जाने के बावजूद भी वो नहीं आ रही, तो आयुष्मान ने मोबाइल उठाकर उससे मैसेज करते फ़ौरन रूम में आने का कहा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि 15 मिनट गुजर जाने के बावजूद भी कोई जवाब नहीं आया था। आयुष्मान को कुछ सोचते एक बार फिर मैसेज किया, जिस पर साथ छोटी सी धमकी भी दी कि अगले 10 मिनट में तो मुझे रूम में चाहिए, वरना मेरा तरीका तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। आयुष्मान का नेक्स्ट मैसेज रूहीन के दिल जोर से धड़काने लगा था। अब क्या प्रॉब्लम है? 3 दिनों से जब मैं पीछे भाग रही हूँ तो मुसलसल इग्नोर कर रहे हैं मुझे, और अब अचानक फिर क्या हो गया है? सड़ियल पुलिस वाले को नहीं जाऊँगी मैं अब भी। वैसे ही मैं लारेब लोगों के साथ मौजूद हूँ, कुछ देर नहीं करेंगे। वो रूहीन को अपने दिल को अच्छे से संभालते जो जवाब भेज दिया था, मुझे आपके रूम में नहीं आना और ना ही आपसे बात करनी है। जो मर्जी करना है आप कर लें। रूहीन को उसके रवा रखे गए रवैये का बदला लेने के लिए मुकम्मल तैयार थी और आयुष्मान की सब कजन्स के दरमियान बैठी खुद को बहुत सिक्योर फील कर रही थी। रूहीन को लगा था कि उसका मैसेज देखकर ज़रूर उस आगे से आयुष्मान का कोई गुस्से भरा मैसेज आएगा, मगर 15 मिनट गुजर जाने के बावजूद उस तरफ से खामोशी छाई देखकर रूहीन काफ़ी हैरान हुई। उसकी हैरत घबराहट में उस वक्त बदली जब आयुष्मान धाड़ का दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ था। आयुष्मान को गुस्से से रूहीन की जाने बढ़ता देखकर सबने शरारती अंदाज में हंसते हुए आंखों पर हाथ रख दिया था। रोहिन इन सब की हरकत पर ठीक से हैरान भी नहीं हो पाई थी कि अगले लम्हे आयुष्मान को उसकी बाहों में भरता वहां से निकल आया था। आयुष्मान के समर पर रोहिम शर्म के मारे इतनी लाल हो चुकी थी, ऐसा लगा था कि उसका जिस्म का सारा खून चेहरे पर सिमट आया हो। आयुष्मान ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़े मुझे। रोहिन ने खुद को आयुष्मान के मजबूत हिसार से छुड़वाने की पूरी कोशिश की थी, मगर उसकी मजबूत गिरफ्त के आगे नाकाम रही थी। आराम से समझ नहीं आती तुम्हें मेरी बात? रूम में क्यों नहीं आ रही थी तुम? आयुष्मान रोहिन के आराम की वसत में लाकर उतारता शोला बार निगाहों से उसकी जानिब देखते हुए बोला, जब आपने मेरी तरफ देखना भी नहीं है, मुझसे बात भी नहीं करनी, तो मैं क्या करूं यहाँ आकर? आयुष्मान को वो सर झुकाए बिल्कुल इतनी प्यारी लगी थी कि दिल चाह रहा था कि उसे खींचकर हमेशा हमेशा के लिए अपने सीने में कैद कर ले। लेकिन इस वक्त वो इतनी जल्दी रूहीन को माफ़ करने का बिल्कुल भी मूड में नहीं था। वो अगर खुद पर उसका एतबार ना करना और वीडियो में बोली हर बात माफ़ भी कर देता, लेकिन रूहीन का खुद को खतरे के मुंह में धकेलने वाली बात नहीं भूल सकता था। मगर जो भी था, शायद नाराज़गी के बावजूद उस वक्त सिर्फ और सिर्फ रूहीन की तलब हो रही थी। उसे अपने पास देखना चाहता था, अपने करीब। बात नहीं करनी, मगर तुम मेरी बीवी हो, खिदमत तो कर सकती हो ना? मेरी सर दबाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है सर में। रोहिन जो आयुष्मान की नज़रों से घबराकर बेड पर जा बैठी थी, आयुष्मान के पास आकर उसकी गोद में सर रखते बेड पर लेट गया था। इतने दिल मुसलसल उस्मान नज़ीर के केस में बिजी होकर वो पिछली कई रातें सो भी नहीं पाया था, इसलिए आज अपनी जान अजीज़ बीवी के करीब रहकर पुरसुकून नींद लेना चाहता था। आयुष्मान की हरकत पर रोहिन का दिल अचल कर हालत में आ गया था, मगर आयुष्मान को इस तरह वापस अपने साथ नॉर्मल होता देखकर रोहिन खुशी से अपने नरम और नाजुक मुलायम हाथों से आयुष्मान के सर का मसाज करने लगी थी। रोहिन जिस महारत के साथ उसका मसाज करते अपने हाथों की नरमाहट से उसे सुकून पहुँचा रही थी, आयुष्मान के सर पर एक सुरूर सा छाने लगा था, जो उसके बहुत मुश्किल से सुलाए जज्बात में एक बार फिर चिंगारी भड़का चुका था। आयुष्मान अपने जज्बात पर काबू पाते न जाने कितनी ही देर अपनी जगह पर साकेत लेता रहा था। रोहिन काफ़ी देर से आयुष्मान को एक ही जगह साकेत लेटा देखकर समझी कि शायद वो सो चुका है, इसलिए अब वो आराम और फुर्सत आयुष्मान का दिलकश नकूश को वारफ्तगी से देखते अपनी आंखों में बसाने लगी थी। आयुष्मान रोहिन का हाथ रुकता और अपने चेहरे पर उसकी नज़रों की तपिश महसूस कर चुका था, मगर जानबूझकर वैसे ही लेटा रहा था। आयुष्मान की जानिब देखे एक प्यारी सी मुस्कान ने रोहिन के होठों का खाता किया हुआ था। रोहिन को आयुष्मान की कुशादा पेशानी और मगरूर खड़ी नाक बहुत पसंद थी। आज जब आयुष्मान हर डर और खौफ को पीछे छोड़ता मुकम्मल
मुकम्मल तौर पर उसका हो चुका था। तो रूहीन भी उस पर मुकम्मल अपना हक समझते हाथ बढ़ाकर बहुत ही मोहतात और मोहब्बत भरे अंदाज में पहले उसकी पेशानी और फिर उसकी नाक को छूने लगी थी। उसे अर्शमान के चेहरे पर ये दोनों चीज़ें बहुत पसंद थी। साथ ही उसको इस बात का भी डर था कहीं अर्शमान जाग न जाए। रूहीन न जाने कितने ही लम्हे अर्शमान को ऐसे ही देखने के बाद अपने दिल के हाथों मजबूर उसको मगरूर नाक पर अपने होठों का लम्हा छोड़ने झुकी थी। उससे भी ज़्यादा फुर्ती से अर्शमान ने अपना सर रूहीन की गोद से हल्का सा ऊपर की जानिब सिरका दिया था, जिसके नतीजे में रूहीन के होठों ने उसकी नाक के बजाय सीधा अर्शमान के होठों को छुआ था। रूहीन इस अचानक रूमना होने वाली अफताब पर करंट खाती पीछे हटी थी, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम बनाते अर्शमान उसे वापस अपने ऊपर झुका चुका था और कुछ ही पलों में रूहीन को अपने जज्बात की शिद्दत से अच्छी तरह रोशनास करवाता चकराने में मजबूर कर दिया था। रूहीन बहुत मुश्किल से अपना आप उसकी मजबूत गिरफ्त से छुड़वाती पीछे हटी थी। आप बहुत बड़े चीटर हैं, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। रूहीन अपना हुलिया दुरुस्त करती बेकाबू होती धड़कनों को कंट्रोल करती खिड़की के पास जाकर खड़ी हुई थी। अर्शमान के चंद सेकंड की कुर्बत नहीं उसके होश उड़ाकर रख दिए थे। अर्शमान महरून फ्रॉक में मलबूस ब्लैक शॉल कंधों के गिर्द लपेटे बालों को जूड़े में कैद के शर्म और हया से सुर्ख होती रूहीन की हालत देखकर ने के बावजूद अपना कहका नहीं रोक पाया था। तो मेरी नाजुक हिरनी, तुम्हें किसने कहा था सोए शेर को इतना करीब आकर उसे पिछाड़ने की? अर्शमान भी अपनी जगह से उठता रूहीन की जानिब बढ़ा था। SP अर्शमान खानज़ादा, प्लीज़ वहीं रुक जाए, मेरे करीब आने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले ही बिला वजह मुझसे अच्छा खासा फ्री हो चुके हैं, अब की बार अच्छा नहीं होगा। उंगली उठाकर धमकी देती वो अर्शमान को इतनी प्यारी लगी थी कि अर्शमान खुद को उसके करीब जाने से नहीं रोक पाया था। अर्शमान खिड़की के साथ चिपक कर सुकड़ी सिमटी खड़ी रूहीन के इर्द गिर्द अपने बाजुओं के आनी बाढ़ बनाकर उसे अपने मजबूत हिसार में कैद करता उसे कान के करीब झुका था। स्वीट हार्ट, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, अभी तो सिर्फ तुम्हारे प्यार का जवाब मैंने दिया है। अभी से घबरा गई, जब मैं वाकई प्यार करने पर आ गया तब क्या होगा तुम्हारा? अर्शमान की बात पर रूहीन की सांसों का शोर बढ़ा था। रूहीन, तुमने मुझे बहुत बड़ा हर्ट किया था। तुम सोच भी कैसे सकती थी कि जिस घटिया शख्स से तुम बिना सोचे समझे उसके पास चली गई, अगर मैं वहाँ टाइम पर ना पहुँचता और तुम्हें कोई नुकसान पहुँचा देता? तो अर्शमान की बात पर रूहीन की नज़र उठाकर उसकी जानिब देखा था, जो उससे चंद कदमों के फासले में मौजूद जज्बे लुटाती नज़रों से देख रहा था। जब उन लोगों ने मुझे आपके हवाले से धमकी दी तो मैं कुछ सोच ही नहीं पाई। जिस इंसान को जिंदा रहने के लिए सांसों की ज़रूरत है, इसी तरह मेरे जिंदा रहने के लिए आप ज़रूरी है। मैं बहुत डर गई थी। उस वक्त मेरे सोचने समझने की तमाम सलाहियतें ख़त्म हो चुकी थी। मैं अपनी गलती पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे आपसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए था कि आप इसे मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ़ कर सकते हैं। मैं वादा करती हूँ आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। रूहीन ने दरमियान में मौजूद फासला तय करते अर्शमान को अपने करीब आते उसके सामने दोनों हाथ जोड़ती नदामत से चूर लहजे में बोली थी। अर्शमान चाहने के बावजूद अपने दिल को मजीद कठोर नहीं रख पाया था। वो खुले दिल से रूहीन को माफ़ करता उसे अपने सीने में भीज गया था। अंदलीब, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रही? तो मुझे अर्जम अंदलीब को मुंह फुलाकर दूसरी जानिब रुख मोड़कर बैठा देखकर थोड़े तेज लहजे में हुआ था, क्योंकि वो उसकी पूछी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी। क्योंकि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे तुम जॉब नहीं मुझे अटेंड करो, मेरी क्या परवाह है तुम्हें? मैं पड़ी हूँ यहाँ बिस्तर पर, तुम वहाँ जाकर देखो ज़रूर खूबसूरत लड़कियों को। अर्जम पिछले 4 दिनों से साय की तरह अंदलीब के साथ रहा। अंदलीब काफ़ी दिनों हद तक रिकवर कर चुकी थी, मगर अर्जम की जानिब से उसे अभी भी बिस्तर पर पैर नीचे रखने की इजाज़त बिल्कुल नहीं थी। तुम किसी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग के सिलसिले में अर्जम कुछ घंटों के लिए अंदलीब से इजाज़त लेकर ऑफिस गया था, मगर उसके थोड़ी देर लेट हो जाने की वजह से अब अंदलीब का मूड अच्छा खासा बिगड़ चुका था। अंदलीब की बात सुनते अर्जम धक्का लगाते उसके पास आ बैठा था। यार, मुझे लगता है अगर मैं बूढ़ा भी हो गया ना तब भी तुम मुझे ऐसे ही लड़कियों के ताने दोगी। अब अगर खूबसूरत लड़कियां मेरी दीवानी हो जाती हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अर्जम अंदलीब की फूली हुई गाल खींचते उसे मजीद चिढ़ाते हुए बोला, और खबरदार जो उस खूबसूरत लड़की के अलावा किसी और की जानिब देखा तो अंदलीब अर्जम को टाई खींच कर अपने करीब लाती वार्निंग देते बोली, इस हसीन लड़की ने ही मुझे अपनी अदाओं से इतना घायल कर दिया है कि मैं उससे नजरें हटाने के काबिल नहीं रहा। अर्जम ने लेमन कलर के शेफून के नफीस से ड्रेस के ऊपर पर्पल दुपट्टा ओढ़े बैठी अपने दिल में बसती लड़की की जाने मोहब्बत भरी नज़रों से देखते कहा था, जो उसकी मोहब्बत में मुकम्मल तौर पर उसकी पसंद के मुकाबिल खुद को ढाल चुकी थी। तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। अर्जम ने अंदलीब को दोनों हाथ थामे उसकी आंखों में झांकते कहा था, जहाँ उसकी बातों पर चमक वादे तौर पर थी। अभी डॉक्टर से ही मिलकर आ रहा हूँ, तुम्हारी रिपोर्ट के मुताबिक 80% रिकवर कर चुकी हो और इन मेडिसिन की वजह से कुछ ही दिनों तक मुकम्मल ठीक हो जाओगी। अब तुम अपनी मर्जी से चल फिर सकती हो। अर्जम की बात पर अंदलीब का चेहरा खुशी से जगमगा उठा था। उसने चल कर बेड से उतरना चाहा, मगर अर्जम की थोड़ी घूरी उसे वहीं रोक गई थी। इतनी बेहतियाती भी अच्छी नहीं है, आराम से चलोगी तो भी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। अगर तुम्हारी इन हरकतों को दोबारा तुम्हें थकावट हुई है, ज़रा सा भी तुम्हारे सर में दर्द होता है, उसमें तुम्हारा वापस बेड से हिलना नहीं देना। अर्जम ने गुस्सा करने पर अंदलीब फौरन शरीफ बनी थी, जानती थी कि अर्जम जो कह रहा है वो कर भी सकता है। ओके सॉरी मीर, तुम गुस्सा करोगे तब भी मेरे सर में दर्द हो सकता है। अंदलीब अर्जम के करीब होती उसके गले में बाहर डाले बोली थी, रियली कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बेपनाह प्यार देने के लिए भी तैयार हूँ। अर्जम नरमी से उसे अपनी बाहों के साथ में लिए उसके दोनों गाल चूमते हुए बोला, मीर तुम भूल रहे हो हम बाहर जा रहे हैं। अंदलीब अर्जम को फटरी से उतरता देखकर फौरन उससे दूर हुई थी। मेरी जान कुछ दिन मजीद
मौजे कर लो, कुछ दिनों तक आना था तुम्हें इन बाहों में ही। अर्ज़म की मायने खींची से कही बात का मतलब समझता अंजलि के गाल तप उड़े थे। अर्ज़म की ऐसी छोटी मोटी शोखियाँ अंजलि को सारा कॉन्फिडेंस भगा देती थी। उस वक्त भी उसकी बोलती बंद हो चुकी थी। अर्ज़म ने वालियाना नज़रों से अंजलि की जानिब देखते उसके हिसार में ही रूम से बाहर निकल आया था। लॉन में बैठे रामीर और हैदर साहब उन्हें एक साथ बाहर देखकर मुस्कुरा दिए थे। हमेशा से जैसा कहा जाता है कि हर बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है, इम्तियाज़ खान और उस्मान नज़ीर के साथ भी वैसे ही होता है। इम्तियाज़ खान की तरह उस्मान नज़ीर भी बहुत हार पैर मारने के बावजूद ऊपर वाले की पकड़ से खुद को नहीं बचा पाता है और जुल्मों सितम के बार रखने वाले ज़मीनी खुदा अपने आप को फ़िरौन समझ बैठे थे, लेकिन अब एक अपनी ताकत के ज़ोर में फ़िरौन का अंजाम भूल बैठे थे। लेकिन जब ऊपर बैठी हस्ती ऐसे जालिमों की रस्सी खींचती है तो वो तकलीफ से बिलबिला उठते हैं, मगर तब उनको अपने पास बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचता। इम्तियाज़ खान के लिए सज़ा की बेगुनाह बेटी को भी मिल सकती थी, मगर अल्लाह ताला ने उस्मान को किसी फरिश्ते की तरह रूहीन की ज़िंदगी में भेजा, जिसने रूहीन को हर खतरे से बचाकर मोहब्बत और खुशियों से भरी ज़िंदगी दी। इम्तियाज़ खान और उस्मान नज़ीर की फांसी की सज़ा सुनाई दी गई थी। रूहीन ने अपने बाबा के हवाले से ऐसी खबर सुनकर बहुत रोई थी, लेकिन अरशमान ने हमेशा की तरह उस एक बार फिर उसकी मोहब्बत से समेट लिया था। अंजलि और अर्ज़म भी अपनी अपनी जगह मोहब्बत की जंग जीत कर एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। अर्ज़म की बेपनाह मोहब्बत ने अंदीप की हर महरूमी दूर कर दी थी, जिस पर वो दिल से अपने रब का शुक्रगुजार थी, जिसने उसे गलत रास्तों पर भटकने से बचाकर मीर अर्ज़म हैदर जैसे शख्स को उसकी ज़िंदगी में भेजकर उसकी ज़िंदगी को महका दिया था। वो सब एक दूसरे के साथ अपनी इस नई हसीन ज़िंदगी के सफ़र में बहुत खुश थे और आगे की ज़िंदगी आने वाली किसी भी मुश्किल से मिलकर लड़ने के लिए तैयार थे, क्योंकि जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ बड़ी से बड़ी आजमाइश का वजूद ज़्यादा देर कायम नहीं रहता।